नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले हमारे वीडियो में हमने एल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अच्छा, एल का इंट्रोडक्शन होने के बाद हमारा तीसरा और आखिरी इंट्रोडक्शन जो है वो सी धारिता का। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कीजिए और पहले वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद यहाँ आइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। क्लियर? और अगर आप इस वीडियो पर बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर उसके बाद आपके क्या है, एंड स्क्रीन पर आने वाली आपके जो वीडियोस है वहां जाकर आप आर और आपके क्या है एल का परिचय पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके क्लास और सी का परिचय पढ़ रहे हैं। तो वापस देखो, मैं एक टेबल बना लेता हूं आपके लिए, एक छोटी सी। ये टेबल बस नाम के लिए ही छोटी सी है। आपको जो तीनों क्लासें है ना, वो तीनों क्लासें एक ही टेबल में बनानी है ना। तब आप सोच सकते हो कितनी भारी भरकम टेबल बनने वाली है हमारे पास। तो पहला आपके पास जो है वो है क्रम संख्या। तो क्रम संख्या तो एक ही रहने वाली है, दिस इज क्रम संख्या, और ये आपके पास 1 एक ही पढ़ेंगे अपन। सी का इंट्रोडक्शन, तो ये आपके पास क्या है, क्रम संख्या। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, घटक। तो बेसिकली एक कंपोनेंट है जिसका नाम है संधारित्र, और उस संधारित्र की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है धारिता। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं धारिता के बारे में। ध्यान देने वाली बात है, हम कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम कैपेसिटर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। कैपेसिटर एक बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस कंडेंसर की एक छोटी सी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है, कंपोनेंट। क्लियर? तो कंपोनेंट आपके पास कौन सा है, संधारित्र। कंपोनेंट आपके पास क्या है, संधारित्र, जिसको कि हम कहते हैं कैपेसिटर, कंडेंसर जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो आगे देखते हैं और क्या जानते हो आप इसके बारे में कि भाई जो कंडेंसर है इसका प्रतीक क्या होता है। प्रतीक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंबल, है ना। हिंदी इंग्लिश बराबर पकड़ के चलना। क्लियर? तो आपके क्या है, प्रतीक जो है वो है सिंबल। और इसका सिंबल किस तरीके से बनाते हैं, ये रहा इसका सिंबल, ये आपके पास इसका सिंबल बन गया। ये आपके पास सी जो है, ये सी होती है धारिता। सी आपके पास क्या होती है, धारिता। क्लियर? धारिता। अच्छा, ये जो कंडेंसर है, एक तो ऐसा कंडेंसर बना हुआ दिखेगा आपको और एक कंडेंसर आपको ऐसा दिखा हुआ मिलेगा। मतलब एक कंडेंसर की दोनों टांगे एक जैसी होगी और एक की एक टांग जो है वो थोड़ी सी घुमा देगा, थोड़ी सी बेंड कर देगा, है ना। तो आप देखो, ये जो है इसे कहते हैं हम आपके अध्रुवीय। ये आपके पास क्या होता है, अध्रुवीय कैपेसिटर, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं आपके नॉन पोलार। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, नॉन पोलार। ठीक है, नॉन पोलार कैपेसिटर। तो और ये जो आपके पास है, ये आपके पास है ध्रुवीय संधारित्र। ध्रुवीय या फिर इसको बोलेंगे हम पोलार। ध्रुवीय या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, पोलार कैपेसिटर। क्लियर? तो ये भी आपके पास सी है और ये जो आपके पास सी है इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। क्लियर? तो आपके सी धारिता, इंग्लिश में आपके पास क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस। क्लियर? चलो आगे बातें करते हैं। अब आप देखना, ये जो कंडेंसर है इसमें से हम क्या करने वाले हैं, आई धारा प्रवाहित करवाने वाले हैं। और ये जो आई धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके कारण इस कैपेसिटर के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपके करंट के साथ कैसा व्यवहार करता है, या करंट वोल्टेज के साथ कैसा व्यवहार करती है, इस पारस्परिक संबंध को दर्शाएंगे अपन। लेकिन उससे पहले संधारित्र की धारिता पर इकाई पर बात कर लेते हैं। तो इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई जो है यूनिट। और इसकी यूनिट आपके पास क्या होगी, फेराड को हम F से दर्शाते हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी बड़ी इकाई है। तो ध्यान रखना, फेराड एक बड़ी यूनिट है। अब फेराड को बड़ी यूनिट क्यों बोल रहा है, बड़ी है इसलिए बोल रहा है ना, बड़ी है इसलिए बोल रहा है। तो आप देखना, इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है आपके पास, फेराड। अच्छा, और इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं ना, वो होता है म्यू एफ, माइक्रोफेराड, या फिर आपके पास MFD।
एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना जिसमें आपसे कहा गया कि आप बताइए व्यापारिक स्तर पर या व्यावसायिक स्तर पर या मैन्युफैक्चरर संधारित्र की धारिता को किस प्रकार प्रदर्शित करता है। तो निर्माता जो है संधारित्र की धारिता को MFD में दर्शाता है, MFD माइक्रोफैराड, है ना, MFD माइक्रोफैराड। तो ध्यान रखना इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना, जब ये आए तो आप ध्यान रखना कि निर्माता संधारित्र की धारिता को किस प्रकार प्रदर्शित करता है। बोले मैन्युफैक्चरर संधारित्र की धारिता को MFD में प्रदर्शित करता है। अच्छा, म्यू का मतलब यार आपको पता होना चाहिए कि म्यू जो है वो होता है 10 की घात -6, 10 की घात -6। म्यू मतलब माइक्रो, ठीक है, म्यू मतलब माइक्रो। अच्छा, और होता है एक आपके पास पिकोफैराड, एक आपके पास क्या होता है पिकोफैराड। और ये जो आपके पिको है, इस पिको का मतलब होता है 10 की घात -12, 10 की घात -12, ठीक है। तो देखना ये जो है माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। साथ में आपके पास पिको का मतलब 10 की घात -12 और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोफैराड व्यवहारिक यूनिट हो गई, पिकोफैराड, इसके अलावा आपके क्या है MFD, ठीक है। तो अगर पूछता है कि निम्न में से कौन सी बड़ी यूनिट है तो आप बोलोगे फैराड एक बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। निर्माता संधारित्र की धारिता को किस प्रकार प्रदर्शित करता है, तो निर्माता संधारित्र की धारिता को MFD में प्रदर्शित करता है। माइक्रो से आपका क्या तात्पर्य है, 10 की घात -6। पिको से आपका क्या अभिप्राय है, 10 की घात आपके -12। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सदिश निरूपण। सदिश निरूपण इसको कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो सदिश निरूपण के अंदर देखो करंट वोल्टेज के साथ कैसा व्यवहार करेगी। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि संधारित्र में प्रवाहित धारा और संधारित्र के सिरों पर गिरने वाली वोल्टेज के बीच चित्रीय प्रदर्शन को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, सदिश निरूपण कहते हैं। एक बार फिर सुनो ध्यान से कि किसी भी कंडेंसर में बहने वाली धारा और उस कंडेंसर के सिरों पर गिरने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बीच, वोल्टेज ड्रॉप और धारा के बीच जो चित्रीय प्रदर्शन होता है उसको क्या कहते हैं हम, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, सदिश निरूपण कहते हैं। तो आप देखो ये जो है ये है VC और ये वो करंट है जिसकी आप बात कर रहे हो और ये है आपके पास IC और ये 90 डिग्री के कोण से आगे चल रही है। इस धारा को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग करंट, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, लीडिंग करंट। और हिंदी में कहेंगे इसको अग्रगामी, अग्रगामी। क्लियर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अग्रगामी। तो ये आपके पास क्या है, लीडिंग करंट हो गया, अग्रगामी। अच्छा, ये ओरिजिन है, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब इसका वेवफॉर्म डायग्राम अगर आप बनाना चाह रहे हो तो वेवफॉर्म डायग्राम बना लो। ये देखो वेव इस तरीके से, ये आपके पास है ω-t, यहाँ पर ये मेरे पास जो है ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है, ठीक है। अभी करंट का वेवफॉर्म बनाते हैं। देखो तो करंट का वेवफॉर्म आगे चलेगा तो ये आगे चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से छोटा है तो ये इस तरीके से। तो अब देखो ये जो है ये है VL, ये आपके पास क्या है VC और ये आपके पास क्या है IC। क्लियर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ना और कैपेसिटर में बहने वाली धारा। अच्छा, ये जो आपके पास पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये π/2 पर है, ये आपके पास क्या है π/2 पर है और π/2 है वो इसका फेज डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये हो गया वेवफॉर्म डायग्राम, है ना। इसको कहते हैं तरंग प्रतिरूप, तरंग प्रतिरूप, इंग्लिश में बोलेंगे आपके वेवफॉर्म, वेवफॉर्म डायग्राम। क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो गया। अच्छा देखो, इसके बाद हम बात करते हैं कलांतर के ऊपर। कलांतर, कलांतर क्या होता है, बोले करंट और वोल्टेज के बीच जो आपके क्या है फेज डिफरेंस होता है, उस फेज डिफरेंस को भी हम कलांतर बोलते हैं। तो धारा और वोल्टता के बीच जो आपके कोणीय विस्थापन होता है उसे कलांतर कहते हैं। अब जरा फटाफट यहाँ देख के बताओ कि आपके करंट और वोल्टेज के बीच कितना कोणीय विस्थापन दिख रहा है, तो आपको पता लगेगा कि 90 डिग्री है सर, है ना। तो फाई का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कैपेसिटर में जो फेज इंटरवल होता है वो 90 डिग्री होता है। आपके इंडक्टर में भी यही था, है ना, और कंडेंसर में भी यही है। अच्छा आप देखना, ये जो है ये प्योर में है, किसमें है आपके, प्योर में। आपके शुद्ध संधारित्र में धारा और वोल्टता के बीच 90 डिग्री का कोणीय विस्थापन होता है।
लेकिन गुरुजी प्योर तो कुछ है ही नहीं है। आज इस दुनिया में प्योर कहाँ है यार कोई चीज़। आप कैपेसिटर बनाओगे तो चालक प्लेटें नहीं लोगे, और चालक प्लेटें किसी ना किसी मटेरियल की तो लोगे, और अगर वो किसी मटेरियल का है तो उसका खुद का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, और अगर उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस उस कंडेंसर के साथ पिक्चर में आएगा, और अगर पिक्चर में रेजिस्टेंस है तो पक्की बात है पावर कंजप्शन होगा। उस पुर्जे को छूने पे वो गर्म भी होगा, है ना, इसका मतलब वो पावर कंज्यूम कर रहा है। तो अभी आपको बताना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल कैपेसिटर में पावर कंजप्शन होता है या नहीं होता है। तो आप बोलोगे यस होता है, क्योंकि वो हीटअप करता है ना। उसके अंदर प्लेटें हैं जिनका खुद का रेजिस्टेंस है, और उन रेजिस्टेंस के कारण वो आपके क्या है, पावर कंजप्शन कर रहा है या पावर कंज्यूम करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। ध्यान रखना, कैपेसिटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कैपेसिटर में आपके जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो पावर कंज्यूम करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखना यहां पर हम बात करेंगे प्योर में है। प्रैक्टिकल कैपेसिटर में तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल कैपेसिटर में शक्ति व्यय होता है ना, शक्ति व्यय होता है। और क्यों होता है? ड्यू टू रेजिस्टेंस, ध्यान रखना ही बात है ना, ड्यू टू रेजिस्टेंस। चलो, तो ये यहां तक क्लियर है आपका इंट्रोडक्शन। चलो अब हम आगे बात करते हैं, फेज डिफरेंस हो गया, अभी हम बात करेंगे शक्ति गुणांक। और शक्ति गुणांक होता है पावर फैक्टर। क्या होता है ये आपके? पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक क्या होता है आपके? पावर फैक्टर। अच्छा, पावर फैक्टर क्या होता है? बोले सिंपल, धारा और वोल्टता के बीच जो कलांतर होता है ना, उसकी यदि कोज्या ली जाती है तो उसे पावर फैक्टर कहते हैं। दोबारा फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। धारा और वोल्टता के बीच जो कोणीय अंतर होता है उसकी कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं, उसकी कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। तो आप देखो, पावर फैक्टर PF इज इक्वल टू कॉस फाई, और ये आपके पास है कॉस 90 डिग्री, फाई का मान कितना है? 90। आप बोलोगे गुरुजी 80 85 रख दो, यहां पर यह एंगल लिखते थे 80 डिग्री से 85 डिग्री, है ना। ये ध्यान रखना, ये कौन पूछता है आपसे? लगभग 80 डिग्री से 85 डिग्री। 80 आ जाए तो 80 पे टिक लगाना, 85 आ जाए तो 85 पे टिक लगाना, बस 90 पे टिक मत लगाना। 90 पे तभी लगाना जब आपको बोले प्योर कंडेंसर, है ना, प्योर कैपेसिटर। इसके अलावा कॉस 90 का मान आपने मेरे को बताया था क्या? 0, है ना। आपके पावर फैक्टर का मान आपके पास क्या हो गया? 0। 0 को बोलते हैं ZPF। ZPF जो है उसका पूरा नाम होता है जीरो पावर फैक्टर। क्या होगा आपके पास? जीरो पावर फैक्टर। ठीक है, तो ZPF का पूरा नाम याद रखना। और प्योर कंडेंसर में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, यह भी ध्यान रखना। चलो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं शक्ति गुणांक के बाद शक्ति व्यय। शक्ति व्यय तो शक्ति व्यय जो है वो पावर कंजप्शन, और P बराबर आपके V इंटू आई कॉस फाई, और कॉस फाई का मान क्या होता है? 0। तो P बराबर V इंटू आई, 0 को इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 0। इसका मतलब प्योर कैपेसिटर में शक्ति व्यय नहीं होता है, प्योर कैपेसिटर में शक्ति व्यय का मान 0 होता है। क्यों होता है? ठीक है, आपको पता है कि भाई इससे पावर को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, और अगर ये पावर स्टोरेज डिवाइस है तो पावर कंज्यूम थोड़ी करेगा, है ना। अचार की बरनी अचार नहीं खाती है, ठीक है। अगर आप अचार की बरनी अचार कंज्यूम कर रही है तो फिर आप उसमें अचार रखना पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे ना। ठीक उसी प्रकार से कि अगर इसको स्टोरेज में लिए बनाया गया है तो ये आपके पास क्या है? पावर कंज्यूम नहीं करेगा। चलो, अभी आपकी काफी सारी बातें हो गई, लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है कि C क्या होता है ना। बस C धारिता होती है, ये पता है। कहां से निकल कर आया? बोले कैपेसिटर से निकल कर आया। सिंबल क्या है? यूनिट क्या है? इसके अलावा आपके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है? आपका वेव फॉर्म डायग्राम क्या है? फेज डिफरेंस क्या है? प्रैक्टिकल का क्या है? प्योर का क्या है? आपके शक्ति गुणांक का मान कितना होता है और शक्ति व्यय क्या है ये। लेकिन अभी तक गुरुजी आपने ये नहीं बताया कि कैपेसिटेंस क्या है। अच्छा, कैपेसिटेंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कंडेंसर क्या है, कैपेसिटर क्या है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलो, यहां पर हम क्या करेंगे? एक छोटा सा रिमार्क लगाते हैं,
और इस रिमार्क में पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, है ना। तो ये ऑफलाइन क्लासों में तो क्या है कि 2 बोर्ड होते हैं से आमने सामने, और वहाँ पढ़ाते हैं तो काफ़ी लंबा स्पेस मिल जाता है मेरे को पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इतनी जगह है नहीं और पूरी क्लास करनी है, क्योंकि अगर इसको भी मैं आपके क्या है पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये टॉपिक पढ़ाना न पढ़ाने के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लेना, थोड़ा मैनेज करना, है ना, और पॉज कर कर आप इसको नोट डाउन कर लेना। और थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अब क्या करें, ना, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो थोड़े दुख थोड़े फोड़े तो पाने पड़ेंगे ना यार आपको। तो अभी आप देखो संधारित्र क्या होता है। अच्छा, कैपेसिटर क्या होता है? 2 चालक प्लेटों के बीच कुचालक माध्यम परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भरकर आवेश संग्रहण के लिए बनाई गई युक्ति जो है वो संधारित्र कहलाती है। एक बार फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2 चालक प्लेटों के बीच कुचालक माध्यम को भरकर आवेश संग्रहण के लिए बनाई गई युक्ति को संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो जो डेफिनेशन मैंने बोली है वो डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। ऑफलाइन बैच में हम लिखा देते हैं, तो यहां तो भाई मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूं, आप मेरे पीछे नोट कीजिए। और अगर आप मेरे को डेफिनेशन सुन रहे हैं ना, तो मैं समझता हूं डेफिनेशन बोलूंगा, बोलते आप लिख लोगे। क्या बोला मैंने अभी कि 2 चालक प्लेटों के बीच कुचालक माध्यम। अच्छा, कुचालक माध्यम की जगह और शब्द क्या आ सकता है? परावैद्युत पदार्थ आ सकता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ सकता है, को भरकर आवेश संग्रहण के लिए बनाई गई युक्ति को संधारित्र कहते हैं, है ना। तो 2 चालक प्लेटों के बीच, 2 चालक प्लेटों के बीच कुचालक या फिर परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं जिसको अपन, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, है ना, को भरकर आवेश संग्रहण के लिए बनाई गई युक्ति संधारित्र कहलाती है। क्लियर? तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, बड़ी क्लियर सी डेफिनेशन है ना। अच्छा, तो अभी देखो आवेश संग्रहण के लिए बनाई गई युक्ति जो है संधारित्र कहलाती है। कैपेसिटर क्लियर हो गया होगा आपके, है ना। अब आप देखना यहां पर जो संग्रहित आवेश है, ये देखो एक बात नोट करना, आवेश संग्रहण के लिए, है ना। ध्यान रखना, जब स्टोरेज की बात आती है ना तो आदमी चाहता है ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो, और अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे होगा, है ना। आप देखना संग्रहित आवेश जो है वो आपूर्ति वोल्टता के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। कंडेंसर में संग्रहित आवेश आपूर्ति वोल्टता के सीधे समानुपाती होता है। तो अगला पॉइंट हम यही लिखेंगे, संग्रहित आवेश आपूर्ति वोल्टता के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। और अगर ऐसा है ना तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। ये पहला फॉर्मूला निकल कर आया, Q इज इक्वल टू CV। अच्छा, C का मान निकालेंगे ना तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा V। और अगर आप V का मान निकालोगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा आपके C, ठीक है। देखो यहां से C का मान निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा Q बटा V, ये रहा Q बटा V। अगर V का मान निकालोगे तो ये नीचे आ जाएगा तो Q बटा C, ये रहा Q बटा C। तो आप देखो यहां पर आपको 3 फॉर्मूला मिलते हैं। पहला Q बराबर C इंटू V, C बराबर Q बटा V और V बराबर आपके Q बटा C। इससे एक बात तो पता लगती है कि भाई Q जो है वो बॉस है, Q आपके पास क्या है? बॉस है। अच्छा, यहां पर आप देखो, अगर मैं बात करूं Q, है ना, ये आपके पास आवेश है, Q आपके पास क्या है? आवेश। V जो है वो संधारित्र के सिरों पर दी जाने वाली वोल्टेज, और C जो है वो है धारिता, है ना। तो आप देखो ये जो है ये क्या है? आवेश,
ये है आवेश, ठीक है। और यहां पर C क्या है, बोले C है धारिता। C क्या है, धारिता, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ये मैं इंग्लिश का नाम भी लिखूंगा इसका, यही तो लाडा है भाई साहब, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। और V से आपका परिचय पहले करवा दिया है। V आपके पास क्या है, वोल्टता। V जो है, V क्या हो जाएगी आपके, वोल्टता। अच्छा देखना यहां पर जो है, अभी हम बात करते हैं आगे। आपको पता होना चाहिए कि आवेश जो है वो कूलाम में नापेंगे। आवेश काय में नापेंगे, कूलाम में। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कूलाम किसके तुल्य है, तो ये आपके क्या है, फैराड, फैराड इंटू वोल्ट के तुल्य है। और ये रिलेशन जो मैं लिख रहा हूं ना, वो यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कूलाम जो है वो किसके तुल्य है, फैराड इंटू वोल्ट के। अच्छा, C धारिता है और इसको हम मेजर करेंगे आपके फैराड में, और V को हम वोल्ट में। तो मैंने लिखा है यहाँ पर फैराड इंटू वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ठीक है। बारीक से बारीक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं फैराड। फैराड किसके तुल्य है, बोले फैराड ये रहा। अच्छा, इसको हम कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। इसकी यूनिट में रिप्रेजेंट करें तो ये फैराड है, ये कूलाम है और ये वोल्ट है। तो क्या हो जाएगा, कूलाम बटा वोल्ट। क्या हो जाएगा आपके, कूलाम बटा वोल्ट, कूलाम बटा वोल्ट। और अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपके वोल्ट किसके तुल्य है, तो वोल्ट जो है वो होगा आपके कूलाम बटा फैराड के तुल्य है ना, कूलाम बटा फैराड के तुल्य है, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। तो अभी जो है हमारे पास जगह थोड़ी सी कम थी, तो हमने क्या कर दिया, ये बोर्ड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब जो है मैं आपको जो यहाँ पे रिमार्क लिखा रहा था ना, वो रिमार्क आपको मैं खुल के लिखा सकता हूँ। अच्छा, रिमार्क में मैंने आपको काफी सारे रिमार्क लिखा दिए थे, अगला रिमार्क लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप जो है रिमार्क लिख रहे हो, तो आपके पास रिमार्क में हमने क्या पढ़ लिया था कि भाई दो चालक प्लेटों के बीच में कुचालक माध्यम को भरकर आवेश संग्रहण के लिए बनाई गई युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, ठीक है। आपके संधारित्र में संग्रहित आवेश जो है वो आपूर्ति वोल्टता के सीधे समानुपाती होता है। वहां से हमने आपके 3 फॉर्मूला देख लिए थे, और साथ में आपके क्या है, उनकी यूनिट के भी हमने फॉर्मूला देखे थे, ठीक है ना। अब जो है हम बात करते हैं कि भाई C जो है वो क्या होती है। C बेसिकली है धारिता, है ना। C आपके क्या है, धारिता। और इसे कहते हैं संधारित्र द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। दोबारा फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि संधारित्र द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, ठीक है। तो संधारित्र द्वारा आवेश धारण की क्षमता को धारिता इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो, संधारित्र द्वारा आवेश धारण की क्षमता, ये बेसिकली है क्या, आवेश धारण की क्षमता। ये क्या है, आवेश धारण की क्षमता को धारिता कहते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर आवेश धारण की क्षमता है ना, तो वापस क्षमता की बात कर रहे हो, है ना, रिटेंट करने की बात कर रहे हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि धारण क्षमता किस किस पर निर्भर करती है। तो धारण क्षमता जो निर्भर करती है यहाँ पर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D, एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो संधारित्र की जो धारिता है वो निर्भर करती है किस पर, परावैद्युत पदार्थ पर। पहला आपके पास क्या है, फर्स्ट परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। दूसरा किस पर निर्भर करती है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और A जो है वो आपके है प्लेटों का क्षेत्रफल। तो ये है प्लेटों का क्षेत्रफल। तो संधारित्र की धारिता
आपके कैपेसिटर की प्लेटों के एरिया के सीधे समानुपाती होगी। अगर आपके प्लेट का एरिया बढ़ाओगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, और अगर एरिया का मान कम करोगे तो आपके धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप केवल इतना ध्यान रखना, उसको मैंने आगे की तरफ खींच दिया है, ए से आपका परिचय करवाना था। अच्छा, और देखो यहाँ पर कि सी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, और डी जो है वो दोनों चालक प्लेटों के बीच की दूरी है। डी आपके पास क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, इसे हम कहेंगे प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, अगर आप दूरी को आपके कम से कम रखोगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, और अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो धारिता का मान घटेगा। इसीलिए कंडेंसर की दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस माइक्रोन में होती है। माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर में। तो अब आप सोच सकते हो कितनी सटी होती है। बस प्लेटों के ऊपर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिप किया और एक प्लेट को दूसरी प्लेट पे चिपका दिया, है ना। आप जो है इतना पास इसीलिए रखते हैं ताकि सी की वैल्यू आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं अपन। तो सी के बारे में आपको क्लियर हो गया कि धारिता बेसिकली होती क्या है। अच्छा, संधारित्र आवेश संग्रहित करता है, और आवेश जो संग्रहित करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में करता है। तो यह ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में संग्रहित करता है। दोबारा फिर बोल रहा हूं कि कंडेंसर हमने बनाया क्यों। कंडेंसर हमने बनाया ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, और अगर ये ऊर्जा को स्टोर करने के लिए बनाया है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करता है। तो ये ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, लगाओ अगला पॉइंट। यह ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में संग्रहित करता है। संग्रहित करता है। यह ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में संग्रहित करता है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द के नीचे अंडरलाइन मारना ना, ये मैंने डबल कोटेशन में डाल दिया। आप चाहें तो अंडरलाइन लगा दें, हाईलाइटर हो तो हाईलाइटर से मार्क कर दें, छपेगा तो यही। क्वेश्चन भी क्लियर बता रहा हूं कि कंडेंसर एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, बोले संधारित्र ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में संग्रहित करता है। अच्छा, अगर वापस से संग्रहण की बात कर रही तो आपको पता है कि जब संग्रहण की बात होती है ना भाई साहब, आपको चाहिए ज्यादा, है ना, आपको क्या चाहिए, ज्यादा। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि जो संग्रहण है वो किस सूत्र से होता है। मैं ऐसा क्या करूं कि ज्यादा स्टोर करे, है ना। तो संग्रहित ऊर्जा का मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो संग्रहित ऊर्जा का परिमाण आपके पास क्या होगा, E बराबर हाफ CV²। E इज इक्वल टू हाफ CV², और इसे मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। C संधारित्र की धारिता है, V संधारित्र के सिरों पर अप्लाइड वोल्टेज है, और यहां पर ये निकालेंगे हम जूल में। ठीक है, काय में निकालेंगे, जूल में। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर आपको पहचानने को मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी निकल कर आ सकता है। न्यूमेरिकल अपन किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो, मैं चीज़ें यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप अगर मान लो शुरू से मुझे पढ़ते हो तो जो प्लेलिस्ट भी हम तैयार करेंगे वो भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होगी। आप हमसे यहाँ पढ़ना चाहें तो यहाँ पढ़िए, अगर आप आपके ऐप पर पढ़ना चाहें डीजे सर क्लासेस के ऐप पर तो आप वहाँ पढ़िए। दोनों में आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बच्चा हमें यूट्यूब पर पढ़ रहा है वो वास्तव में पढ़ने आया है, वो एंटरटेन होने नहीं आया है ना। और अगर उसे एंटरटेन होना होता तो एजुकेशन चैनल पे क्या कर रहा होता। तो इसका मतलब आप अगर मान लो डीजे सर को सर्च कर रहे हो तो पक्की बात है आपकी एक और एक ही नीड है, वो है एजुकेशन। मतलब आपको मेरे से पढ़ना है। अगर मान लो आप मेरे को प्ले स्टोर पर पड़े हुए मेरे ऐप पर अफोर्ड कर सकते तो आप वहां पर वैसे ही वो ऐप से उस कोर्स को परचेस कर लेते ना। तो अगर आप मुझे वहां अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत बात नहीं है, वेलकम है आपका डीजे सर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर आपको तैयार है पढ़ाने के लिए। क्लियर? तो आप जो है ध्यान रखना, अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो फिर क्या होगा, आपको ये मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा, है ना। ये नहीं मिलेगा तो E बराबर, अच्छा C बराबर आपके Q/V होता है। तो आप देखो मैं यहां पर आपके क्या कर रहा हूं, E बराबर 1/2। मैं C की जगह पे लिख रहा हूं Q/V। क्लियर? और ये आपके पास क्या है, V²। आप देखो ये आपके क्या है, V से V आउट, तो क्या बच गया, ये Q × V। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, E बराबर
हाफ ऑफ Q इंटू वी। ये दूसरा रिलेशन है आपका, ये नहीं मिलेगा ना तो ये मिलेगा, और ये भी आपके पास काय में होगा, जूल में। इसे भी हम काय में दर्शाएंगे, आपके जूल में। अच्छा और देखो, अगर मान लो मैं इस v की जगह वैल्यू रख दूं तो v का मान क्या होता है, बोले q बटा c। तो चलो ये मान रखते हैं। तो देखो यहां से e बराबर ये आपके हाफ c, और v की जगह पे क्या रख सकते हैं, q बटा c। तो v स्क्वायर है तो q स्क्वायर बटा आपके c स्क्वायर। तो ये आपके q स्क्वायर बटा c स्क्वायर, एक c से एक c आउट हो गया, तो बचा क्या, हाफ और q स्क्वायर बटा c। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, E बराबर हाफ ऑफ q स्क्वायर बटा c। एक रिलेशन ये है जो आपने ध्यान रखना है, ये भी काय में आएगा, जूल में आएगा। क्लियर? तो तीन फॉर्मूला आपके पास आ गए। एक तो हुआ E बराबर हाफ CV स्क्वायर जूल में, E बराबर हाफ Q इंटू V जूल में, E बराबर हाफ Q स्क्वायर बटा C, ये आपके क्या है, जूल में। क्लियर है? चलिए, तो ये अभी क्लियर हो चुका है बोर्ड हमारा। और इसके बाद रिमार्क पढ़ रहे थे अपन। रिमार्क जो है काफी बड़ा है कंडेंसर का, और आपने जो है संग्रहित ऊर्जा के तीन फॉर्मूला डिस्कस कर लिए थे। E बराबर हाफ CV स्क्वायर, E बराबर हाफ Q इंटू V, और E बराबर आपके पास हाफ Q स्क्वायर बटा आपके C। चलो इसके बाद हम बात करते हैं धारा और वोल्टता, है ना। धारा, तो धारा जो है वो होगी IC बराबर आपके C dV बटा dt। ये आपके पास फॉर्मूला है करंट ज्ञात करने का, है ना। संधारित्र में प्रवाहित होने वाली धारा के लिए फॉर्मूला C dV बटा dt। अगर हम बात करते हैं वोल्टता की, तो वोल्टता आपके पास क्या हो जाएगी, वोल्टता जो है वो हो जाएगी VC बराबर 1/C समाकलन का चिन्ह I dt प्लस आपके V0। ये आपके पास क्या, कंडेंसर के सिरों पर गिरने वाली वोल्टेज होगी, कंडेंसर के सिरों पर गिरने वाली आपके वोल्टेज होगी। ठीक है, तो धारा बराबर IC बराबर C dV बटा dt, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, VC बराबर 1/C समाकलन का चिन्ह I dt प्लस आपके V0। ये हो जाएगा एम्पियर में, मतलब एम्पियर में, और ये आपके पास हो जाएगा वोल्ट में। क्लियर है? तो अब आप देखो, अगर आप सारा का सारा पूरा एक साथ देखोगे और ये पूरी की पूरी एक टेबल बनती, तो इस वक्त 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंडेंसर के या कैपेसिटेंस के इंट्रोडक्शन से आए हैं हमारे। तो अब आप सोच सकते हो कि इंट्रोडक्शन कितना ज़रूरी है। और वास्तव में अगर आप किसी से इंट्रोडक्शन करते हो या परिचय आप या किसी के बारे में जानते हो, तो बहुत गहराई से जानो। तो अगर मान लो आप उसके बारे में गहराई से जानते हो, तो उसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन बने आप फटाफट उस क्वेश्चन के आंसर दोगे। लेकिन अगर मान लो आपने उसका इंट्रोडक्शन सही से नहीं लिया और केवल ऊपर ऊपर से उसको पढ़ के निकल गए, तो हो सकता है कि कई क्वेश्चन बने और आप वहाँ नहीं गए थे, तो आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। क्लियर? तो अभी ये मेरी आपके पास सी के इंट्रोडक्शन की आखिरी क्लास थी। RLC का इंट्रोडक्शन हो चुका है। L और R का अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एंड स्क्रीन पर आपके वीडियो आ रहे होंगे, उनमें से किसी भी वीडियो को उन वीडियो को आप जाके पहले देखिए। इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और हाँ, याद जरूर करिएगा। थैंक यू।